अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय जो हम लोग पी रेशियो या फिर पीबी रेशियो देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। मतलब चैनल पर ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो 7 वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का दूसरा वीडियो, मतलब हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहला वीडियो आ चुका है और ये हमारा पार्ट 2 है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पी रेशियो या फिर पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहां पर पी का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अरे पी का फॉर्मूला होता है करेंट मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। कोई बात नहीं, आपको अभी डर लग रहा होगा ये फॉर्मूला देखकर, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसे हम लोग अब समझते हैं। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारा जरूरत पड़ रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस और कुछ नहीं, जो शेयर का रेट चल रहा होगा अभी मार्केट में वही हमारा करेंट मार्केट प्राइस होता है। मतलब शेयर प्राइस जो होगा किसी कंपनी, मान लो कोई कंपनी XYZ है जिसका शेयर का प्राइस है, अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो मान लो कि 200 का है, ठीक है। 200 का शेयर का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करेंट मार्केट प्राइस। जो XYZ कंपनी है उसका शेयर का प्राइस जो है, मतलब करेंट मार्केट प्राइस उसका 200 है, ठीक है। तब हमें ये जानना है कि उसका EPS क्या है, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या है। तो ये जानने के लिए हमें उस कंपनी के टोटल अर्निंग और टोटल शेयर जानना पड़ेगा। मतलब कि वो कंपनी साल भर में कितना कमाता है और उसके पास कितना टोटल शेयर है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी XYZ है जिसका शेयर का प्राइस 200 है और वो एक साल के अंदर में 10 करोड़ का बिजनेस करता है, ठीक है, 10 करोड़ का प्रॉफिट करता है, ठीक है, और उसका टोटल शेयर 1 करोड़ है, ठीक। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग कितना है, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ उसका टोटल अर्निंग है। अब टोटल शेयर कितना है, तो उसका 1 करोड़ है। तो अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10, ठीक है। तो हमें 10 मिलता है। तो इसका मतलब इस कंपनी का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर क्या है, तो 10 का है, ठीक है, 10 आ गया। तो अब हम लोग पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, मतलब करेंट मार्केट प्राइस बाय EPS। तो करेंट मार्केट प्राइस हमें पता है कि उसका 200 है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी अर्निंग पर शेयर यहां पर निकाला था 10 का। देखो 10 का हम लोगों ने निकाला था ना अर्निंग पर शेयर, मतलब टोटल अर्निंग बाय टोटल शेयर करके हम लोगों ने 10 निकाला था, ठीक है। तो हम लोग करेंट मार्केट प्राइस बाय EPS कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहां पर मिला वैल्यू मिला 20। मतलब इस कंपनी का पी रेशियो जो है 20 आया। अब 20 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए उस कंपनी को 20 रुपए देना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग 20 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें 1 रुपए प्रॉफिट उधर से मिलेगा, कंपनी हमें देगी, ठीक है। तो मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमें 20 रुपए देना पड़ेगा। अगर मान लो किसी कंपनी का पी रेशियो 200 आता है, ठीक है, मान लो किसी कंपनी का पी रेशियो 200 आता है, तो इसका मतलब होता है कि हमें 200 रुपए देना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए। मतलब हम अगर उस कंपनी को 200 रुपए देंगे तो बदले में हमें 1 रुपए का अर्निंग होगा। तो अब हमें ये कैसे पता करें कि 200 का पी सही है हमारे लिए या फिर 20 का पी सही है। तो इस बात को सबसे पहले समझ लो, जैसे कि मैंने नोट में लिख रखा है पहले से ही कि द लोअर पी इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब पी जितना छोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे यहां पर आपको 200 दिखा और 20 दिखा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 20। मतलब यहां पर हम लोग 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं, तो ये ना हमारे लिए सबसे अच्छा है। यहां पर तो हमें 200 रुपए लगाना पड़ रहा है 1 रुपए कमाने के लिए, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ 20 रुपए लगाना पड़ रहा है 1 रुपए कमाने के लिए। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो ये है हमारे लिए अच्छा।
मतलब 20 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाना सबसे ज्यादा समझदारी का बात होता है। तो पीई देखने से हमें प्रॉफिट यही होता है कि कंपनी में कितना रुपए लगाने पर हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस कंपनी में मतलब XYZ कंपनी जिसका शेयर का रेट 200 है, तो इस कंपनी में 20 रुपए अगर हम लोग लगाते हैं तो 1 रुपए हमें प्रॉफिट होगा। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमें 20 रुपए लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंपनी का, जिस कंपनी का 200 पी आया था, मतलब कि 200 रुपए देना पड़ रहा था 1 रुपए कमाने के लिए, तो उससे अच्छा है कि 20 रुपए दो 1 रुपए कमाने के लिए। तो इसे हम लोग और डिटेल में समझते हैं। तो इस चीज में हमें कंफ्यूजन होगा, जैसे कि सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होगा, इफ पी इज हाई, अगर पी बहुत बड़ा है, मान लो जैसे हम लोगों ने दिखाया ना अभी कि मान लो 200 है, तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। जैसे देखो नीचे मैंने लिख रखा है इफ पी इज लेस, तो जितना पी कम, जैसे हम लोगों ने अभी 20 का एग्जांपल लिया था, एक्स वाई जी कंपनी का, आप अभी पी रेशियो 20 आया था ना, तो उस कंपनी का पी 20 आया था, इसका मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमें 20 रुपए लगाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। मतलब जितना कम पी रेशियो आएगा उतना अच्छा है हमारे लिए, मतलब उतना कम इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ पी इज निगेटिव, जैसे मैंने अभी बोला कि जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो अगर मान लो किसी कंपनी का पी निगेटिव आ गया, मान लो -20 आ गया, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? तो ये हमारे लिए बुरा है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी देख रखा है पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये निगेटिव क्यों है फिर? या तो इसका प्राइस निगेटिव होगा या फिर इसका अर्निंग निगेटिव होगा, तब तो ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी का प्राइस तो निगेटिव नहीं होगा, उसका शेयर का कुछ ना कुछ तो रेट होगा ही, लेकिन ये फिर भी निगेटिव है, क्यों? इसका मतलब उसका अर्निंग कुछ नहीं है। अगर उसका अर्निंग ही नहीं है तो उसमें हम लोग पैसा लगाएंगे ही क्यों? इसलिए अगर पी निगेटिव दिखता है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, कम हो वो सही है, बहुत अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन अगर निगेटिव में हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो निगेटिव नहीं हो सकता है। प्राइस कुछ ना कुछ होगा, 10 रुपए होगा या फिर 20 रुपए, शेयर का रेट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जब प्राइस निगेटिव नहीं है तो फिर निगेटिव हो कैसे रहा है? इसका मतलब उसका अर्निंग निगेटिव है। जब उस कंपनी में कुछ अर्निंग ही नहीं है तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? क्यों करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट उसमें? तो इसलिए हमें अगर पी निगेटिव मिले तो उस कंपनी में हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। परफेक्ट पी क्या होता है? तो परफेक्ट की पी वही होता है जितना कम हो सके उतना कम पी रेशियो, मतलब 5 हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जितना कम पी रेशियो हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पी का सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले हम लोग? तो देखो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर रखा है मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप क्या होता है, अगर ये जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर किसी कंपनी का कैसे निकाले ये सब देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल मार्केट कैप बाय शेयर प्राइस। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का मार्केट कैप जो है 100 करोड़ का है, ठीक है। मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना का है? 100 करोड़ का है, ठीक है। तो उसका शेयर का प्राइस मान लो 10 का है। तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10। इसका मतलब इसे हम लोग करोड़ में भी देख रहे थे ना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है 10 करोड़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, वही बहुत ज्यादा आसानी से। तो आशा करते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आ गया होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैप बाय शेयर प्राइस, ठीक है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। देखो ये कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपको देखने में नया लग रहा होगा इसलिए आपको हार्ड लग रहा हो, इसे मैं अभी समझाता हूं, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो देखिए समझते हैं हम लोग। पीवी का मतलब क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि बीवी का मतलब होता है बुक वैल्यू, से शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीवी, ठीक है। तो देखिए
अब हम लोग समझते हैं पीवी का फॉर्मूला क्या होता है। पीवी का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो शेयर प्राइस तो वो हो गया मतलब मार्केट में जो इस कंपनी का, मान लो कोई XYZ कंपनी मैंने पहले एग्जांपल में लिया था, उस कंपनी का शेयर का प्राइस कितना रखा था मैंने, 10 रखा था, ठीक है। शेयर का प्राइस माने 10 रखा है, ठीक है। अब बुक वैल्यू पर शेयर ये चाहिए हमें, तो अब ये हम लोग कैसे निकालें, तो वो हमें निकालने के लिए निकालना पड़ेगा ये एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट, मतलब उस कंपनी का टोटल जितना संपत्ति है उसको माइनस करेंगे हम लोग टोटल लायबिलिटी से, ठीक है। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बुक वैल्यू, ठीक है। तो मान लो अगर उस कंपनी का टोटल एसेट 100 करोड़ का है, ठीक है, 100 करोड़ का है, माइनस उसका लायबिलिटी मान लो 50 करोड़ का है, ठीक है। तो हमारा बुक वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा बुक वैल्यू आ जाएगा 50, ठीक है। तो हमें बुक वैल्यू मिल गया, लेकिन ये क्या है, ये बुक वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। तो अब हम लोग बुक वैल्यू पर शेयर कैसे लिखा है, तो उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, बुक वैल्यू बाय टोटल शेयर। बुक वैल्यू हमारे पास आ चुका है यहां पर देखिए 50, ठीक है। तो बुक वैल्यू तो हमें पता है, टोटल शेयर उस कंपनी का क्या है और कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो उस टोटल शेयर उसका कितना है आप लोग उस कंपनी का देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में लिया था, उस कंपनी का टोटल शेयर था 10 करोड़, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर क्या मिला था, बुक वैल्यू 50 का मिला था, ठीक है, 50 का हमें बुक वैल्यू मिला था और टोटल शेयर हमारा 10 करोड़ है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। इस कंपनी का बुक वैल्यू कितना हो गया इस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर। उस फॉर्मूला में हमें शेयर प्राइस देखना था, तो शेयर प्राइस हमें पता है कि 10 रुपए एक शेयर का प्राइस है इस कंपनी का, ठीक है। अब उसका बुक वैल्यू पर शेयर हमें यहां पर मिल गया, देखिए यहां पर नीचे देखिए हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया बुक वैल्यू पर शेयर, तो हमारा कितना आया था 5। अब हम लोग 5 यहां पर आया, इन दोनों को डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2। मतलब हमें किसी कंपनी का पीवी रेशियो कैलकुलेट करने पर अगर 2 आता है तो इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। जैसे इस कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 10 रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस कंपनी का बुक वैल्यू कितना आया, 5 रुपए आया। मतलब हम लोगों ने इस कंपनी को दुगने रेट में खरीदा है। बुक वैल्यू से हमें ये पता चला कि हम लोगों ने कितना ज्यादा रेट में खरीदा है या फिर कितना सस्ता रेट में खरीदा है। मान लो इस कंपनी का बुक वैल्यू आ गया 2, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने इस कंपनी को 2 गुना रेट पर खरीदा है। मतलब इस कंपनी का ओरिजिनल वैल्यूएशन 5 का है। बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू का मतलब ही होता है ओरिजिनल वैल्यूएशन, मतलब इस कंपनी का ओरिजिनल रेट 5 रुपए का था, लेकिन हम लोगों ने इसे 10 रुपए में खरीदा है। इसका हर एक शेयर का रेट 10 रुपए है ना, तो हम लोगों ने इसके एक शेयर को खरीदने के लिए 2 गुना रेट दिया है। इसीलिए हमें किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका बुक वैल्यू जरूर निकाल लेना चाहिए। और ये बुक वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली निकाल कर दिया जाएगा। ये सब सारा फॉर्मूला आपको लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई नीड नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक ऐसा वेबसाइट बताऊंगा जिस पर जाकर आप लोग पी रेशियो, पीवी रेशियो या फिर और भी जितने भी एनालिसिस करने हैं वो सब कुछ आपको किया हुआ मिलेगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि पीवी रेशियो निकाला कैसे जाता है और इसका मतलब क्या होता है। पीवी रेशियो जितना आता है इसका मतलब यही होता है कि उतना गुना पैसा हम लोग उसको दे रहे हैं, ज्यादा पैसा उसको दे रहे हैं। मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर 10 रुपए है और इसका बुक वैल्यू 5 रुपए का है और इसका प्राइस टू बुक रेशियो हमारा 2 का आता है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने 5 रुपए का कंपनी को 10 रुपए में खरीदा है। वो कंपनी हमारे लिए महंगा है, लेकिन अगर वो कंपनी हमें इससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है तो हम लोग उसे खरीद सकते हैं। तो वो हम लोग को कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोग और आगे एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम लोग पता करेंगे। इससे हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि बुक वैल्यू जितना आता है मतलब उतना गुना ज्यादा पैसा हम लोगों ने उस कंपनी को दिया है।
अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल यू गेट इफ द कंपनी क्लोज डाउन बाय एनी रीजन। मतलब अगर कोई कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्राइस टू बुक रेशियो, उससे क्या प्रॉफिट है ये भी हम लोग को यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इफ पीबी इज 0.5, मान लो कोई कंपनी है उसका पीबी जो है मतलब प्राइस टू बुक रेशियो जो है 0.5 आया, ठीक है, तो यू विल गेट डबल ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने उस कंपनी में 500 रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो आपको अब उसमें 1000 रुपए, वो कंपनी अगर बिकती है ना तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो, आपको डबल हो गया पैसा, वहीं पर आपका डबल हो जाता है। तो पीबी रेशियो से यही प्रॉफिट होता है, अगर हमारा जितना कम पीबी होगा उतना ही हम लोग को ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ही ज्यादा हम लोग को रिटर्न मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं इफ पीबी इज 1, मान लो उस कंपनी का पीबी 1 आता है तो यू विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 500 इन्वेस्ट किया है तो आपको 500 ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका पीबी जो है 4 है, मान लो उसका प्राइस टू बुक रेशियो उसका 4 आ गया और आपने उस कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और वो कंपनी अगर बिकती है तो आपको कितने रुपए मिलेगा पता है, तो आपको सिर्फ 250 रुपए मिलेगा, ठीक है। आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, मतलब 750 रुपया आपका वहां पर वेस्ट हो जाएगा। तो ये नुकसान होता है पीवी ज्यादा होने का। मतलब आपने उस कंपनी को 1000 रुपए दिया, मतलब उसका रियल वैल्यू जो है 250 था, लेकिन आपने उस कंपनी को 1000 रुपए दिया, मतलब 4 गुना ज्यादा रेट दिया उसको। तो इसलिए आपको वो कंपनी अगर बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए मिलेगा 1000 रुपए के बदले में। तो बुक वैल्यू से यही प्रॉफिट होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि अगर व्हाट इफ पीबी इज लो, पीवी अगर कम है तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, पीवी अगर कम है तो उससे यही प्रॉफिट होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा, अगर वो कंपनी मान लो बिक जाती है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका वापस आ जाएगा। अगर पीवी हाई है तो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाएगा, बहुत कम पैसा आपको वापस मिलेगा। इसलिए हमें पीवी का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पीवी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी कंपनी का पीवी रेशियो जो है 0.5 मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब अगर वो कंपनी मान लो डूब भी जाती है तो भी आपको उसका डबल मिलने वाला है। अगर उस कंपनी का मान लो 1 भी अगर पीवी है तो आपको कम से कम जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। तो यही प्रॉफिट होता है पीवी रेशियो का। अगर पीवी रेशियो आप देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपना पैसा को सिक्योर रख पाओगे, मतलब अपना आपका पैसा बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाई शुड वी नेवर जज एनी आईटी सेक्टर कंपनी बाय वैल्यू बुक। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बुक वैल्यू डिस्कस कर रखा है, और बुक वैल्यू का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, यही होता है हमारा बुक वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कोई आईटी सेक्टर का कंपनी है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ज्यादा कुछ एसेट नहीं रखते हैं। मतलब वो एक बहुत बड़ा ऑफिस ले लेंगे, ठीक है, उस ऑफिस में बहुत सारे इंप्लॉय काम करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे इंप्लॉय जो काम करेंगे उसी से उन्हें प्रॉफिट जनरेट होगा, मतलब उनका प्रॉफिट वहीं से आने वाला है। तो उनके पास बहुत कम एसेट होता है, एसेट बहुत कम होता है, एसेट होता ही नहीं है, ठीक है। मान के चलो कि एसेट बहुत कम होता है, फर्नीचर में टेबल कुर्सी वगैरह होगा, लेकिन कोई मशीनरी वगैरह तो ज्यादा होगा नहीं। आईटी सेक्टर का कंपनी है तो बहुत कम ही होगा। तो मतलब उनके पास एसेट बहुत कम होता है। हाँ, उन लोगों के पास ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय तो एसेट है नहीं। ऑफिस भी जो रहता है उनका रेंट पर रहता है, उनका अपना कोई मतलब प्रॉपर्टी भी अपना नहीं होता। अगर प्रॉपर्टी भी रहता है तो मान लो कि एसेट रहता है, ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होता है। सब कुछ लगभग कंप्यूटर से ही काम होता है, सब लोग सब कुछ एम्प्लॉय ही काम करते हैं और सारा काम कंप्यूटर से ही ज्यादातर होता है। और उनके पास बहुत कम फिक्स एसेट भी होता है, मतलब एसेट मान के चलो बहुत कम होता है। अब लाइबिलिटी तो जितना सारे कंपनी के पास होते हैं मान लो उनके पास भी उतना ही है, और एसेट उनके पास है ही नहीं, तो उनका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हाई मिलेगा हमें। तो क्या हमें उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आप पूछोगे, अभी तो आपने बोला कि बुक वैल्यू बहुत कम होना चाहिए तभी हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो एक बात बताओ भाई, जब इसके पास एसेट है ही नहीं,
इसके पास सारा ऑफिस जो है रेंट पर है, इसके पास सिर्फ एम्प्लॉय भरे पड़े हैं, सारा कुछ कंप्यूटर से ही करते हैं, एसेट बहुत कम है, तो आप इनका पीवी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, इसका पीवी कम कैसे होगा? क्या ये लोग अपना मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं? जितना भी आईटीसी या इन्फोसिस से ये कंपनियां प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो हॉर्लिक्स का, हॉर्लिक्स एक ब्रांड है, ठीक है। अब हॉर्लिक्स भी एक हॉर्लिक्स मान लो आधा केजी का एक हॉर्लिक्स बनाया, ठीक है, हॉर्लिक्स का एक डब्बा बनाया आधा केजी का, उसका प्राइस मान लो 100 रुपए रखा, ठीक है। अब सेम हॉर्लिक्स का डब्बा कोई एक और कंपनी बनाया, उसका प्राइस मान लो 50 रुपए रख दिया। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप कौन से हॉर्लिक्स को खरीदना चाहोगे? जो ओरिजिनल हॉर्लिक्स होगा उसी कंपनी को खरीदना चाहोगे। अब दूसरा कोई भी कंपनी हॉर्लिक्स बना रहा है लेकिन उसका नाम तो कुछ और होगा, सेम नाम से तो वो बेच नहीं सकता है ना, तो उसका नाम तो कुछ और होगा, तो आप जाओगे तो ओरिजिनल हॉर्लिक्स को खरीदोगे। तो ब्रांड का कौन सा वैल्यू होता है भाई? ब्रांड वैल्यू तो अपने आप बनता है ना, तो वो कोई एसेट थोड़ी है, तो आप एसेट है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब हॉर्लिक्स जो ब्रांड है वो मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उसका हम लोग बुक वैल्यू से उसे हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्रांड है, ब्रांड के नाम पर वो कमा रहा है, उसका ब्रांड वैल्यू है उतना। कंपनियां अपने नाम पर चलती है, मतलब उनका कुछ ब्रांड वैल्यू होता है, उस पर वो लोग चलती हैं। जैसे दूसरी कंपनी भी है, वो भी बनाई, लेकिन उसका ब्रांड नहीं है, तो ब्रांड नहीं है तो उसका उतना ज्यादा सेल्स नहीं हो पाएगा। लेकिन वही हॉर्लिक्स जो ओरिजिनल कंपनी है, तो उसका बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ब्रांड वैल्यू ज्यादा होने से भी कंपनी का सेल्स ज्यादा होता है। तो ब्रांड वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम लोग बुक वैल्यू से उसे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एसेट थोड़ी है, ब्रांड वैल्यू कोई एसेट है? मतलब ब्रांड वैल्यू से ना उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट आ रहा है, ब्रांड के नाम पर आ रहा है ना, तो नाम से जब आ रहा है तो वो कोई एसेट है ही नहीं। जब एसेट है ही नहीं तो हम लोग बुक वैल्यू कैसे देख लेंगे? तो मतलब आईटी सेक्टर्स के किसी कंपनी का, मान लो जैसे कोई कंपनी है कंप्यूटर से जिसमें ज्यादा काम होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह का कोई कंपनी है, तो उसे हम लोग एसेट, उसमें एसेट बहुत कम होते हैं, उसमें कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह होगा, मतलब उसमें एसेट बहुत कम होंगे, इसलिए हम लोग उसके बुक वैल्यू से जज नहीं कर सकते हैं। इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको उस कंपनी का सारा कुछ पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, कैसे कमाती है, क्या वो अपने ब्रांड के नाम पर कमाती है या फिर कुछ उसके पास ऐसा मशीन है जिससे वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, इतना अच्छा प्रोडक्शन करता है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना पाता है जिसकी वजह से वो फेमस है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, या फिर क्या बात है, क्यों वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। इसके आधार पर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर उस कंपनी में एसेट ही मेन मतलब अहम भूमिका एसेट ही निभा रहा है, मतलब एसेट के वजह से ही उस कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, उस कंपनी में और ज्यादा मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, तो हम लोग बुक वैल्यू देखेंगे। लेकिन उस कंपनी में अगर एसेट की मदद से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, उसके ब्रांड के नेम की वजह से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग उस कंपनी का बुक वैल्यू नहीं देखेंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि हमें हमेशा किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू से ही जज नहीं करना चाहिए, हमें उस कंपनी को देखना चाहिए, सबसे पहले जांचना परखना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कैसे कमाती है, इसका कमाने का कौन सा तरीका है, मतलब कहां से इसका इनकम जनरेट होता है, ये सब के बारे में हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग उस कंपनी को हम लोग देखते हैं कि उसको बुक वैल्यू से जज करें या फिर कैसे करें। तो ये सब के बारे में हम लोग और डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि बुक वैल्यू से कुछ नहीं होता है। बुक वैल्यू से ये हमें पता चलता है, ज्यादातर कंपनियां एसेट से ही कमाती है, इसलिए बुक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने उस कंपनी को कितना महंगा पैसा देकर, कितना गुना ज्यादा पैसा देकर उस कंपनी को मैंने खरीदा है, मतलब उस कंपनी का शेयर्स को मैंने खरीदा है। देखो, कंपनी का शेयर खरीदना मतलब कंपनी का हिस्सेदारी खरीदना, यही होता है ना। तो उस कंपनी को मैंने कितना गुना ज्यादा पैसा दिया है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बुक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यही था हम लोग का आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट से पैसा अर्न करना चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सके, ना कि वेस्ट करें। तो इस वीडियो के बाद हम लोग का फंडामेंटल का तीसरा पार्ट हमारा आने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। उस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग पीवी रेशियो या पीई रेशियो देखते हैं, या फिर उस कंपनी में कितना होल्डिंग
उस कंपनी के ऑनर का है, कितना उस होल्डिंग इन्वेस्टर लोग का, और कितना कौन उसमें मतलब कौन कौन से लोग उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ये सब कैसे जाने, मतलब पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, ये सब कुछ हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।